Very good morning to all. Very good morning. उम्मीद है कल पहली क्लास थी हमारी पॉलिटी की और आपको काफी कुछ इसमें समझ में आया होगा कि हमें पॉलिटी को किस तरीके से पढ़ना है और साथ में आगे हम कैसे पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। अगर कल की क्लास को लेकर आपके कोई कंसर्न हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऑडियो वीडियो सारी चीजें प्रॉपर हैं, एक बार बता दीजिए आप मुझे मैसेज करके। रामशंकर, आयुषी, तनिष्का, अंचल, वैभव, अरुण, संजीव, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कल की क्लास नहीं की थी और आज से ही वह स्टार्ट कर रहे हैं? बताइए जरा कमेंट करके। तो देखो, लास्ट क्लास में अभी तक हमने बात की थी, मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का मैं आपको बता दूं, है ना। लास्ट क्लास में बच्चों हमने अब तक बात की थी कि आखिर पॉलिटी में पॉलिटी वर्ड कहां से आया, कोई मुझे बताएगा? लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो पॉलिटी वर्ड है वो कहां से आया, कैसे इसकी शुरुआत होती है। और यहां पर हमने एक हायरार्की की भी बात की थी, यहां पर हमने एक सीक्वेंस भी देखा था कि अगर हम देखें कि बेसिकली किसी सिटी के जो किसी सिटी या किसी स्टेट के जो अफेयर्स, जो मामले होते हैं, उनको किस तरीके से निपटाया सुलझाया जाए, उसे लेकर पॉलिस वर्ड आता है और वहां से पॉलिटी वर्ड आता है। देन इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स इमर्ज होते हैं। क्या था उनका साइकिल? पहले क्या आया था? स्टेट नेशन, नेशन ऑफ इट्स स्टेट्स, सिटी स्टेट। क्या आया था पहले? हाँ, वेरी गुड अर्पिता, पॉलिस वर्ड से आया था। एंड यहां पर हमने कुछ टर्म्स की बात की थी, वो टर्म्स क्या थे आप मुझे ये बताइए। एंड देन नेक्स्ट हमने बात की थी इस टर्म को समझने के बाद कि किस तरीके से, पहले जैसे हमने जाना कि एंशियंट, अगर हम ग्रीक की बात करें, वहां पर आपने कई ऐसे, जैसे स्पार्टा है, एथेंस है, इस तरह की सिटी सुना। तो पहले एक शहर जिस तरीके से अपना साम्राज्य चलाते थे, जिस तरीके से वो अपने मामलों को सुलझाते थे, उनके लिए शब्द यूज होता था पॉलिस, वहां से वर्ड आया पॉलिटी। एंड आगे जब हमने जाना कि पॉलिटी को हमने हिंदी में भी समझा कि अगर हम इसका हिंदी टर्म देखें, दैट इज राज व्यवस्था। एंड राज व्यवस्था में व्यवस्था शब्द का मतलब क्या था? व्यवस्था, दैट मीन्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ तत्वों का इस तरीके से इंटरकनेक्टेड हो जाना, इंटरडिपेंडेंट हो जाना कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व तब नहीं रहता। तो जब हम तंत्र, एक सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि हमने कंप्यूटर सिस्टम की बात की, ह्यूमन बॉडी की बात की, जिसमें कि जो एलिमेंट्स है वह आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तब वो साथ में मिलकर एक सिस्टम के रूप में वर्क करते हैं। और ठीक इसी तरीके से एक स्टेट, राज का हमने शुद्ध रूप क्या देखा था? राज्य या स्टेट। और बच्चे इसी का एक पूरा जो तंत्र, पूरा मैकेनिज्म जो है वह बना होता है कि आखिर एक जो सिस्टम है वह किस तरीके से स्टेट के लिए काम करेगा, और इन्हीं सारी राजनीतिक गतिविधियों को देश कैसे चलेगा, किसके पास क्या अधिकार होंगे, इन सारी बातों को समझने के लिए ही हम राज व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए बेसिकली फादर ऑफ पॉल साइंस हमने किसको जाना था, और किसने ये कहा था कि जो मनुष्य की प्रकृति है बेसिकली वो तो प्रकृति से ही हिंसक है, और अगर वो हिंसक है तो शांति और सुरक्षा के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक राज्य की, जो कि हमें एक सुरक्षा दे सकता है। किसने कहा था ये सब? वेरी गुड अस्मिता, आपने बताया कि पहले सिटी स्टेट था, देन उसके बाद फिर एम्पायर्स आते हैं, जैसे कि रोमन है, ऑटोमन साम्राज्य है, उन्होंने कैप्चर कर लिया सिटी स्टेट को। लेकिन एम्पायर्स चूंकि इतने विशाल थे कि उनको ठीक तरीके से एक साथ बहुत समय तक रख पाना पॉसिबल नहीं था। एंड देन उसके बाद कॉन्सेप्ट आया, दैट इज नेशन स्टेट, है ना। वेरी गुड, हाँ अनु बिल्कुल सही, एरिस्टोटल। एंड एरिस्टोटल ने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम बेसिकली इसको अध्ययन किया था, राजव्यवस्था, पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने अलग से एक विषय मानकर अध्ययन किया। और उन्होंने कहा कि भाई स्टेट में, किसी स्टेट में किसी तरह की एक परमानेंट या किसी भी तरह की गवर्नमेंट जो है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, पूरी प्रणाली वहां पर हो सकती है। तो यहां पर ये बात करते हैं। और फिर हमने थॉमस हॉब्स की बात की थी, है ना, जो कि क्या कहते हैं, हाँ थॉमस हॉब्स, बिल्कुल सही कहा आपने भाई, है ना, बिल्कुल सही कहा बच्चे कि थॉमस हॉब्स जो है वह क्या कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि अगर स्टेट नहीं होगा, उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो बाकी लोग शांति से नहीं रह पाएंगे। तो ये तो पॉलिटी का था, और हमने कुछ सिलेबस की भी बात की थी। बाकी आगे धीरे धीरे हम पॉलिटी और उसका जो सिलेबस टॉपिक्स उसको साथ साथ में समझते जाएंगे। ठीक है, आज भी कुछ पॉइंट्स बता दूंगी। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने आप सबसे पूछा था, अगर हमें पढ़ना है पॉलिटी और हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्यों है? और फिर हम अपनी बात को आज से स्टार्ट करने वाले हैं। पढ़ना है पॉलिटी और पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ते हैं? संविधान। पॉलिटी नहीं पढ़ रहे, हम संविधान पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मतलब हमने पॉलिटी का जाना है, वो पॉलिटी किस तरीके से चलेगी, वो सारे हमारे जो रूल्स है बच्चे, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमें मिलते हैं। और इसलिए हम क्या करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी सारी जो पॉलिटी है उसको समझ सके। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान जो शब्द है आखिर वो कहां से आया? संविधान की जरूरत क्या थी? आपको पता है कि पहला ऐसा, अगर हम मॉडर्न स्टेट की बात करें, दैट इज यूएस, अमेरिका के द्वारा सबसे पहले एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह तैयार किया गया था। कहते हैं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में इतना छोटा था, जब शुरू में बना था ना, केवल 4 पेजेस का था, 4 पन्नों का था, ठीक है। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, उसके बाद उसमें संशोधन होते हैं, और अब शायद 20 या 30 पेज के आसपास है। तो जहां यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चाय पीते पीते खत्म किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारत के संविधान की बात करें, तो भारत का जो संविधान है उसे मुझे लगता है लंच डिनर सब हो जाएगा, तब जाके भारत का संविधान खत्म होगा। तो जहां कोई व्हाट्सएप मैसेज की तरह है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं अगर हम देखें कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह किसी एक ऐसी पीडीएफ की तरह, कभी कभी कोई बहुत हैवी पीडीएफ नहीं होती, व्हाट्सएप पे आ जाए तो ओपन ही नहीं होती, बस वही पीडीएफ है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, पहले कुछ बातों को सुन लो, उसके बाद मैं चीजों पर आऊंगी, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगी, कुछ टर्म्स लिखवाऊंगी, क्योंकि अभी बच्चे आपका स्टार्टिंग का क्लास है ना, कल आपका डे 1 था। डे 1 में हमने पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों को समझा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं, क्लास का जो फ्लो रहेगा एक बार बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे, विभिन्न देशों में किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं हम उसके बारे में समझेंगे, एंड हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है, हम इसको समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से एक और टर्म आता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधान से आता है संविधानवाद, और ये जो संविधानवाद है वो क्या है उसको समझेंगे। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए हर कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। तो संविधान, संविधानवाद, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाए, हम इन सभी मुद्दों पर आज के सेशन में बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है? वेरी गुड मॉर्निंग इरफान, अंशुल, नवीन, सबके वाईटी पर भी मैसेजेस मैं देख रही हूं। चलिए, तो यहां पर देखो, मैंने आपको बताया कि अगर हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, एक व्हाट्सएप मैसेज की तरह है, एक पॉकेट डायरी की तरह है। लेकिन जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया है, जिसको कि पढ़ना बड़ा ही टफ काम होगा। चलिए, अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं, तो हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है बच्चे रूल्स। ये रूल्स जो है इसका मतलब होगा कुछ फंडामेंटल रूल्स। एक बात बताओ, किसी भी देश, किसी भी सरकार को चलाने के लिए कोई नियम तो होने चाहिए ना। जैसे कि हमारे घर के भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, हमारे घरों में मम्मी का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, किस तरीके से क्या काम होंगे क्या नहीं होंगे। घर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, प्रिंसिपल का कॉन्स्टिट्यूशन, स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, कि अगर आप लेट हो गए तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई प्रिंसिपल से मिलते हुए आप क्लास में जाएंगे। तो अलग अलग जगह के कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कोई भी देश किस तरीके से चलेगा, कुछ तो आपने नियम जरूर बनाए होंगे, है ना। जरा 2 लाइंस लिखो, संविधान, 2 लाइंस लिख लो संविधान के बारे में, हेडिंग डालो संविधान। हाँ बच्चे, ये क्लास आपकी डेली होगी ना, मंडे से लेकर सैटरडे तक डेली क्लास होगी। ये संकल्प 2027 के बैच की पहली 3 क्लासेस जो YouTube पर भी जा रही हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 क्लास के बाद आपको एप्लीकेशन पे आके बैच को परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे की क्लासेस देख पाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एप्लीकेशन पर जो बच्चे देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ बच्चे कि आपका मंडे से लेकर अभी सैटरडे तक क्लास है ना। बाकी इंफॉर्मेशन आपको और बैचेस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिली जाती है ना। तो ये आपके संकल्प बैचेस की क्लासेस चल रही हैं। कल पहले क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। ओके, तो बच्चे हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जरा 2 लाइन लिखो। पहले ऊपर हेडिंग डालो संविधान, संविधान के बारे में 2 लाइंस लिखो। संविधान ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज है
जो व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंधों को रेखांकित करता है। व्यक्ति और राज्य के मध्य किस तरीके के संबंध होंगे उसको रेखांकित करता है, उसका फ्रेमवर्क तैयार करता है। ठीक है, और साथ ही अधिकार और कर्तव्य, किसके क्या अधिकार होंगे, किसके क्या कर्तव्य होंगे। ठीक है, इस चीज को भी डिफाइन करेगा। और साथ ही अधिकार और कर्तव्य के मध्य समायोजन करता है जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अभी तो स्लो लिखवा रही हूं, आगे आने वाली क्लासेस में थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक ऐसा मूलभूत दस्तावेज जिससे किसी देश की व्यवस्था, आपको जो लाइन ऐसी लग रही कि ये लाइन मेरे दिमाग में ज्यादा फिट बैठ रही है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आप उस लाइन को जरूर लिख ले खुद की समझ के लिए, है ना। तो यहां पर मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई है कि संविधान का मतलब है एक ऐसा कोई दस्तावेज हो सकता है बच्चे, कोई एक ऐसा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, रिटन एंड नॉन रिटन। रिटन जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि चलो भाई लिख लेते हैं, सारी चीजों को एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। यूके कहता है कि हमें लिखने की जरूरत है, यूके मतलब ब्रिटेन, है ना, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। ब्रिटेन कहता है कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो सब कुछ याद है, अनरिटन हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई रूल्स ट्रेडिशंस रेगुलेशंस नहीं है, वहां पर भी है। आगे मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगी जब मैं टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करूंगी। तो अनरिटन या अलिखित जो संविधान है वह कहां का है, ब्रिटेन का है। और लिखित संविधान कहां का है, जैसे भारत, यूएस, है ना, अमेरिका। तो यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक सेट ऑफ रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेट ऑफ रूल्स, एक मूलभूत दस्तावेज, सेट ऑफ रूल्स, एक मूलभूत दस्तावेज, ठीक है, जिससे कोई भी देश जो है वह शासन कर सके। एक बात बताओ, अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं। फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। तो अगर फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स के लिए आपको कुछ रूल्स चाहिए कि जो गोलकीपर होता है केवल वही जो है वह फुटबॉल को हाथ से पकड़ सकता है, बाकी अगर किसी खिलाड़ी ने पकड़ा तो वो आउट हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो अगर 11 खिलाड़ियों की जो टीम है बच्चे, उसको मैनेज करने के लिए हमें रूल्स चाहिए ताकि हम खेल को ठीक तरीके से संचालित कर पाए, ठीक तरीके से हम उसको फेयर तरीके से खेल पाए। तो डेफिनेटली जब किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी राज्य में इतने सारे लोग हैं और वो साथ में कैसे रहेंगे, किसी ना किसी आप बुनियादी नियम पे तो सहमत होगे तभी साथ में रह पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको लोग दिल्ली में रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स बॉयज दोनों की बात कर रही हूं, अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे हैं, ज्यादातर बच्चे रह रहे हो पीजी में रह रहे हैं, आप कुछ नियमों पे सहमत हो जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रात में पढ़ते हैं, ठीक है। और मान लीजिए एक रूम शेयर कर रहे हैं दो लोग, दो लड़कियां एक ही रूम शेयर कर रही है मान लीजिए, तब एक जो है वह रात में पढ़ रही है, एक दिन में पढ़ रही है। तो अब जो रात में पढ़ रही है, क्या वो सारी लाइट्स ऑन करके पढ़ेगी या फिर स्टडी लैंप लगा ले, ज्यादा सही क्या रहेगा? दोनों के लिए एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी क्या है ये बताओ। मन मर्जी की बात नहीं करें, मन मर्जी तो हो सकता है कि वो सोचे कि नहीं सारी लाइट्स कैंडल सब जला के पढ़ूंगी, है ना, एकदम माहौल बना के। लेकिन सही तरीका क्या है कि वो स्टडी लैंप जो है वह उसका यूज करे अगर वह रात में पढ़ रही है, ताकि दूसरे वाली जो है उसको डिस्टर्ब ना हो क्योंकि वह सुबह पढ़ती है। तो यहां पर बच्चे क्या है कि अगर दो लोगों के लिए साथ में रहना है तो उसके लिए मिनिमम कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो सोचो कि अगर देश में इतने सारे लोग हैं तो हमें संविधान तो चाहिए कि ताकि हम कुछ नियमों पे सहमत हो जाए। बच्चों को स्कूल भेजेंगे नहीं भेजेंगे, कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे नहीं पहनेंगे, अगर इस तरह की सारी चीजें जो हैं हमें नहीं पता किस तरीके, जैसे कि मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊंगी कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, तब हम इन विषयों को देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि संविधान क्या है, किसी देश या संगठन को चलाने के लिए, किसी कोई देश या संगठन है ना, ये लाइन भी लिख लो कि जो संविधान है वह किसी देश या संगठन को चलाने के लिए, किसी देश या संगठन को चलाने के लिए, आपको पता है के लिए कि आप हेतु वर्ड भी यूज कर सकते हैं,
किसी देश या संगठन को चलाने के लिए या किसी देश या संगठन के हेतु मूल नियमों का ऐसा दस्तावेज है, फंडामेंटल रूल्स, जो सरकार की संरचना, शक्ति और अधिकारों को निर्धारित करेगा। चलाने हेतु दस्तावेज, ठीक है, जो क्या करेगा? सरकार की संरचना, शक्ति, कर्तव्यों को निर्धारित करेगा। मूल काम तो देखो इसका, जैसे लास्ट यूपीएससी ने बच्चे 2024 में यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, जो इस बार 25 मई को है, यहां से ना एक क्वेश्चन पूछा कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब उसमें जो दिए थे वो सारे संविधान के उद्देश्य थे, बट उसमें मुख्य उद्देश्य पूछ लिया। मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जब हम संविधान को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि संविधान के बारे में बार बार हमें यही डेफिनेशन आ रही है कि किसी देश को चलाने के लिए मूलभूत दस्तावेज। तो जहां पर आपको ऐसा लगे कि ज्यादा, देखो यूपीएससी कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि गलत कुछ भी नहीं होगा, 4 ऑप्शंस आपको दिए, चारों सही है, बट आपको ज्यादा जो सटीक है वो बताना है, ज्यादा जो सही उसके डेफिनेशन है आपको उसको बताना है, ठीक है। डेफिनेटली प्रशांत, आप बने रहिए बच्चे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। सिलेबस पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अभी शुरू में मैंने कल ही समझाया था कि भाई शुरू से आप लोग इस तरह की टेंशन को लेकर बैठोगे फिर तो हो गई यूपीएससी की तैयारी। शुरू के पहले और दूसरे दिन ना इंसान बहुत ऐसे ओवरवेल्म फील करता है यूपीएससी के प्रिपरेशन को लेकर कि अरे मुझे ये पढ़ना है। एक महीने, मैं कहती हूँ 1 महीने चुपचाप से पढ़ाई करो, अपने आप सारी चीजें समझ में आने लगती है कि आगे क्या करना है। और शुरू में एकदम ऐसे वो किया है, एकदम ज्यादा उतावलापन दिखाया ना, तो बहुत छोटा काम नहीं है बच्चे। यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी की प्रिपरेशन डेफिनेटली धैर्य मांगता है, पेशेंस मांगता है। सारी चीजें जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो सब की प्रिपरेशन आपको इस बैच में कराई जाएगी, ठीक है। शांति से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है। एक बात बताओ मुझे, यस पे क्लिक करना है एप्लीकेशन वाले बच्चे, और जिन्होंने वाईटी पर क्लास देखी है वो बच्चे भी, कि कल की क्लास का रिविजन कितने बच्चों ने किया था? ईमानदारी से बताओ। अभी तो नहीं ज्यादा पूछ रही हूँ, 3-4 दिन के बाद पूछना शुरू करूंगी एक एक बच्चे से, कितने बच्चों ने शुरू किया था? कितने बच्चों ने कल की क्लास का रिवीजन किया था? मैंने कहा था कि क्लास शुरू होने के पहले 10 मिनट पहले आप नोट्स लेके अपना बैठ जाना। ओके, वेरी गुड। आशुतोष, प्रवीण, मेधा, राहुल, अनुप्रिया, वेरी गुड बच्चे। चलिए, तो संविधान क्या है? संविधान कानूनों का एक ऐसा समूह है ना, कानूनों का एक ऐसा समूह है जो कानूनी रूप से राज्य के आदर्शों को दिखाता है, ठीक है। कानूनों का एक समूह है, सेट ऑफ रूल्स हमने कहा ना। समझ में आया संविधान क्या है? कानूनों का समूह। अब इसकी आवश्यकता क्या है उसको समझने के पहले मैं आपको एक वर्ड से परिचित कराती हूं। एक है बच्चे संविधान, और दूसरा है संविधानवाद। यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछा है कि संविधानवाद क्या है। जैसे कि आप कहते हैं कि वो तो गांधीवादी है। गांधीवादी है मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वह मार्क्सवादी है या गांधीवादी, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि वह उन सिद्धांतों को फॉलो करता है। यही मतलब हुआ ना, कि वह उन सिद्धांतों को फॉलो करता है। तो संविधान का मतलब तो हमने देख लिए। संविधान का मतलब हमने देखा कि कुछ ऐसे बुनियादी मूल्य जिन पर देश चलता हो, कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स हो गए, है ना। बट संविधानवाद क्या है? क्या देश की जो सरकारें हैं, जैसे कि आप देखेंगे विपक्ष आरोप लगाता है कि हमारा जो संविधान है उसको खतरा है, संविधानवाद नहीं है। तो यहां पर ये सारी बातें क्या कहती हैं कि संविधान तो है पर संविधान के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं। संविधान और देखो, संविधान है, रूल्स हैं, बट आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो संविधानवाद नहीं है। हो सकता है किसी डिक्टेटर जो कंट्री है, कोई तानाशाह जो कंट्री है, वो अपना कोई संविधान बना ले, वो अपने कोई रूल बुक बना ले, बट उसको वो फॉलो ना करे। अगर वो उसके अनुसार नहीं चल रही है, दैट मीन्स
संविधानवाद नहीं है। संविधान तो है पर संविधानवाद नहीं है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है बच्चे कि संविधान तो है, अ कंट्री कैन हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट मे लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक उसी तरीके से कि हमने रूल्स तो बना लिए, हमने एक टाइम टेबल बना लिया। जैसे कि शुरू में क्या होता है जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, अरे अब तो मैं 20 घंटे पढ़ाई करूंगा, 24 में से 25 घंटे पढ़ाई करूंगा। आपने ये कि अपने पूरा टाइम टेबल बना लिया कि अब 4 बजे से उठना है, 4 बजे से कि 9 बजे तक एक ही सिटिंग में सारी चीजें पढ़ लेनी है मुझे, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाए। तो टाइम टेबल है बट टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं कर पाए। ठीक उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशन है बट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि संविधानवाद में अंतर है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ए बोल दिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बी बोल दिया। अगर मैं ये कहूं कि ए है तो बी भी होगा, क्या ऐसा जरूरी है? मैं ये कहूं कि ए कंडीशन तो है बट बी कंडीशन नहीं है, इन दोनों में से ज्यादा सही क्या होगा? मैं आपसे कहूं कि ए कंडीशन है बट बी कंडीशन नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इस बात की संभावना है? नोट्स आपको प्रॉपर बनवाए जाएंगे बच्चे, अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो संविधानवाद क्या है? संविधानवाद का मतलब है, आप मुझे आंसर कीजिए, संविधानवाद का मतलब है कि किसी राष्ट्र की सरकार, किसी देश की जो सरकार है, केवल उसी तरीके से कार्य करे जैसा कि संविधान ने नियम बनाए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, किसी देश की सरकार, किसी देश या राष्ट्र की सरकार किसी देश या राष्ट्र की सरकार उसी तरह कार्य करे, उसी तरह कार्य करे जैसा कि संविधान ने तय किया है ना, या संविधान ने नियम बनाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई देश, कोई सरकार चल रही है, दैट मींस कि उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर नियम कुछ बन गया तो सरकार उसको तोड़ नहीं सकती। संविधान ने कुछ नियम अगर उसमें बनाए हैं कि न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करेगी, कोर्ट का काम कोर्ट करेगी, संसद का काम संसद करेगी, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका अपने अपने कार्य को अलग अलग तरीके से करेंगे या साथ में करेगी। तो जिस भी तरह का नियम हमारे संविधान ने बना दिया, उसी चीज को सरकार को फॉलो करना होगा। तो सरकार की शक्ति को क्या करती है, ये सीमित करने का प्रयास है। सीमित कैसे? क्योंकि जो लिखा है उसी हिसाब से काम करना है। एक बात और बताती हूं मैं, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बताएगा कि हमारे देश में संसद की शक्ति संविधान की शक्ति से कम है, संसद की शक्ति संविधान की शक्ति से कम है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? और वो स्टेटमेंट ये था कि हमारे संविधान में लिखा है कि संसद कैसे काम करेगी, संविधान ये बताता है कि संसद की रचना होगी। दैट मीन्स यही तो संविधानवाद है। तो क्या है, अगली लाइन ये लिखो कि सरकार की शक्ति को सीमित करने और शासन से बेसिकली एक सरकार की शक्ति को सीमित करने का एक तरीका हो गया ये। तो सरकार की शक्ति को सीमित व नियंत्रित करने का एक तरीका हो गया, नियंत्रित करने का तरीका है। सीमित व नियंत्रित वैसे ही तो है कि भाई रूल आपके लिए बना दिया गया, आप उस रूल को फॉलो कीजिए, तो कंट्रोल हो गया ना, हो गया कंट्रोल, नहीं हो गया? यस और नो बताइए जल्दी से। तो यहां पर हम देखते हैं बेसिकली कि क्या भारत में संविधानवाद है?
तो भारत की जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से चल रही है। भारत की जो सरकार है या भारत देश जो है वह संविधान को फॉलो कर रहा है। अगर हम अपने संविधान का अनुकरण कर रहे हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे देश में संविधानवाद है। चाहे संसद हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सब संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। और अगर संविधान के हिसाब से चलेंगे दैट मीन्स संविधानवाद है। ठीक है, समझे इस बात को। एक बात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो राजा है ना, राजा का बनाया गया जो कानून है वो खुद राजा के लिए भी है। किसी देश में जो कानून है, किसी देश के जो फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स है, फंडामेंटल रूल्स है, वो उस देश की सरकार के लिए भी है। तो राजा ने जो कानून बनाया, अगर वो कानून राजा के लिए नहीं है, उसके लिए वो फिट नहीं बैठ रहा, दैट मीन संविधानवाद नहीं है। और अगर राजा का बनाया गया कानून खुद राजा पर भी अप्लाई है, दैट मीन संविधानवाद है। ठीक है, दैट मीन संविधानवाद है। तो यहां पर जैसे संसद कहे, मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं। हमारे देश की जो संसद है ये रूल्स बनाती है, नियम बनाएगी, सारी विधि संसद बनाएगी, विधायिका है ये, आगे हम पढ़ेंगे सारी चीजों को, है ना। तो संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी। तो संसद कहती है कि हम कानून बना लेंगे अपने हिसाब से। पर संविधानवाद क्या कहता है, संसद कहती है कि हम अपने हिसाब से कानून बना लेंगे। तो यहां पर जो ये बी कंडीशन है, जो संविधानवाद है, ये कहता है कि ठीक है, पहले संविधान पढ़ लो फिर कानून बना लो। मतलब संविधान में अगर आपको लिमिट करने के लिए कोई बात लिखी है तो आप उसको फॉलो कर लो। पर यहां पर संसद ने क्या किया, कोई ऐसा कानून बना लिया मान लीजिए जो नागरिकों के अधिकारों को छीन ले, कहा कि अब कोई फ्रीडम नहीं है, आप सबको काले कलर के कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो यहां पर मान लीजिए संसद ने अगर इस तरह का कोई रूल बना लिया, तब हमारे देश में क्या होगा। अब भूमिका आ गई सुप्रीम कोर्ट की, अब भूमिका आ गई कोर्ट की। कोर्ट कहता है कि भाई आपका जो रूल है ना वो इनवैलिड है, आप इसको डिलीट कर दो और संविधान की जाओ 2 बार फिर से रीडिंग करके आओ, उसके बाद फिर आप कोई कानून बनाना। तो यहां पर क्या है बच्चे कि हमारे देश में संसद मनमाने तरीके से कानून नहीं बना सकती कि वो कुछ भी सोचेगी और वह कानून बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह बात आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह एक फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरी रूपरेखा जो है वह आपको प्रदान करता है कि देश किस तरीके से चलेगा, है ना। सो ये पूरा फ्रेमवर्क देगा, रूपरेखा, सरकार की रूपरेखा को तय करेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इस बात की श्योरिटी है, ये इस बात को इंश्योर करेगा कि बेसिकली जो गवर्नमेंट है वह ऑपरेट हो रही है जो रूल सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो यहां पर क्या किया जाता है कि जो कंडीशन ए है, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंगली चीजें जो है वह अप्लाई है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो यही बात है कि संविधान है पर संविधानवाद नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बट इन इंडिया की अगर हम बात करें बच्चे, तो हमारे पास जो संविधान है वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे सरकार के जो बाकी अंग है वो काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं, मुझे लगता है इतने से आपसे एक प्रश्न बन जाना चाहिए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है बच्चे 2020 का, 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, पीवाईक्यू है। एक संवैधानिक सरकार की परिभाषा के अनुसार वह होती है, संवैधानिक सरकार की परिभाषा। हो सकता है आपने इसमें कुछ शब्द आपको परिचित ना हो, पर आपको जो शब्द परिचित है वही इसका आंसर है। क्या आंसर होगा? रूहानी बच्चे, अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आपको आगे 3 और 4 क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें हम संविधान को कैसे बना, किस तरीके से सारी चीजें हुई, कहां कहां से हमने क्या क्या चीजें ली, उसके क्या काम है, ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमें संविधान को बहुत पढ़ना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अभी केवल जो मैं बता रही हूं उसको समझो, बिना ये सोचे कि आगे पीछे क्या होगा। 60 क्लास का इंसान एक दिन में तो पढ़ा नहीं देगा और ना ही आप पढ़ पाओगे, है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे जिस तरीके से बच्चे मैं चल रही हूँ उसी तरीके से आप चलिए। एक संवैधानिक सरकार की परिभाषा क्या है? नहीं, बी जिसने आंसर दिया है राहुल, गलत है बच्चे। संजना, उत्तम, मेधा, अर्पिता, वेरी गुड, जैनेन्द्र,
बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये क्या है, सीमित सरकार। सीमित सरकार मतलब जो नियमों से बंधी हुई है, नियमों के अंतर्गत काम करे, नियमों के अनुसार कार्य करे, नियमों के अनुसार कार्य करे, ऐसी सरकार संवैधानिक सरकार है। यही तो नियम है, संविधान ने बता दिया। आगे हम पढ़ेंगे बच्चे कि हमारी सरकार के 3 अंग हैं। एक जो कि है विधायिका, एक जो कि है विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव। विधायिका जैसे कि संसद जो कि लॉ मेकिंग का काम करे, राज्यों में विधानमंडल है, नियमों को बनाने का काम करे, विधान को बनाने का काम करे, विधायिका हो गई। टू मेक लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव हो गई। दूसरा है कार्यपालिका, जो नियम बनाए गए हैं उसको लागू करने का काम करेगी कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव है, आगे हम पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर होगा इन तीनों के संबंधों के बीच में, ठीक है। तो यहां पर अगर हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स देखें तो हमने यहां विधायिका की बात, कार्यपालिका की बात की, और नेक्स्ट है न्यायपालिका, जुडिशरी, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो यहां पर बच्चे इन सबके जो रोल्स हैं वो डिफाइन है, रूल्स जो है वह डिफाइन है। आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग बातें की गई है जो कि ये बताते हैं इनके काम जो है वह आखिर क्या है। तो यहां पर जो विधायिका है ना तो वो संविधान के बाहर जा सकती है, ना कार्यपालिका जो है वह संविधान के बाहर जाके काम कर सकती है, और न्यायपालिका भी नहीं कर सकती। तो यहां पर क्या है कि सरकार के ये जो तीनों अंग है बच्चे, ये किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, संविधान के अंतर्गत। तो संवैधानिक सरकार को हम सीमित सरकार भी कह देते हैं, जो कि नियमों के हिसाब से चलती है। एक क्वेश्चन का आंसर आपसे हो गया। अगर आप इस, जैसे कि कल भी हमने बात की थी लॉ और फ्रीडम के बारे में, क्या जाना था हमने उसको, अगर आप चाहते हैं कि फ्रीडम हो तब आपको लॉ की विधि की जरूरत है या फिर नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सारी चीजें क्लियर है, आगे चले, चलिए। तो यहां पर हमने बात की संविधान की, संविधान बात की, ठीक है। एक बात बताओ, थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि संविधान की आखिर हमें जो जरूरत है वह क्यों है। संविधान की हमें जरूरत आखिर क्यों है, हम पहले इसकी बात करते हैं। संविधानवाद की बात हो गई, अब हमें संविधान की जो जरूरत है वह क्यों है, ठीक है। तो एक एक करके आप चीजों को लिखते जाइएगा। आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। बिना संविधान के चला लो ना, नहीं चल सकता। क्यों, तो आवश्यकता है तो कुछ रीजंस तो होंगे ना, आवश्यकता है कुछ रीजंस होंगे, कुछ कारण होंगे कि किन किन कारणों से हमें आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो हमने देखा कि हमारा देश इतना विविध है, या किसी भी देश में जो लोग रह रहे होते हैं बच्चे, उनकी मान्यताएं अलग होती हैं, उनके पेशे बहुत अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनकी धारणाएं होती हैं। कोई किसी चीज को मान रहा है, कोई किसी चीज को मान रहा है, कोई किसी रूल को सही मान रहा है, कोई किसी रूल को। आप देखेंगे कि अलग अलग देशों में बहुत अलग अलग तरीके के रूल्स आपको मिल जाएंगे। आप सोच नहीं सकते कि इतना ज्यादा अंतर है इन नियमों में, जिससे किसी देश की सरकार चल रही है, जिससे किसी देश के नागरिकों को अधिकार मिल रहे हैं, बहुत अंतर है। लेकिन अगर आपको एक साथ, वही बात है कि हॉस्टल में अगर रूम शेयर कर रहे हैं तब डेफिनेटली आपको कुछ बेसिक रूल्स तो मानने होंगे भाई। आप जब तक उन पे सहमत नहीं होगे आप साथ में नहीं रह सकते। कि कोई सो रहा है, आप सोचो कि आप उसी वक्त डांस स्टार्ट कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। तब ऐसे में क्या है कि संविधान का जो पहला काम होता है, पहली आवश्यकता है, वो ऐसी है कि इन लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, जो अलग अलग तरह के लोग हैं, जो इनकी विविधता है, ठीक है, जो इनके बीच में डाइवर्सिटी है, जो इनकी विविधता है, उसको ठीक कर दे। तो यहां पर पहली आवश्यकता क्या है, संविधान की जरूरत क्यों है, तो हम देखेंगे कि पहली आवश्यकता है हमें कि हमें कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना होता है। बुनियादी नियमों पर, बुनियादी नियमों पर सहमत होना होता है, ताकि एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन जो है वह बना रहे, ताकि एक न्यूनतम जो समन्वय है
और हम साथ में रह सके, न्यूनतम समन्वय और तालमेल, न्यूनतम समन्वय और जो तालमेल है वो बना रहे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट हमें संविधान की जरूरत क्यों है? एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन के लिए। इंग्लिश के टर्म्स भी आप लिखते जाएंगे साथ में या साइड में। पहला काम क्या हो गया संविधान का कि एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन जो है वह लोगों के बीच में बना रहे, इसके लिए जरूरत होती है। 2 लाइंस लिख लीजिए। संविधान का पहला काम, संविधान का देखो नोट्स कैसे बनाओ कि जो मैं ये बता रही हूं तो मैं यहां पर आपको 4-5 इस तरीके से पॉइंट्स लिखवाऊंगी। ठीक है, तो आप ये फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर लीजिए, आधा पेज अपना छोड़ दीजिए, A4 साइज पे लिख रहे होंगे। जो बिल्कुल नए बच्चे हो उनके लिए मैं बता रही हूं बच्चे, आधे पेज में आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा, ये 4-5 लाइंस आपकी आ जाएंगी, है ना। फ्लो चार्ट का एक अलग अपना इंपॉर्टेंस होता है कि आपको पढ़ने नहीं पलटने, एक बार में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होती है। इसके बाद यहां से डालो 1 2 3 और ऐसे लिखना स्टार्ट हो जाओ, आधा पेज छोड़ दो। ठीक है, चलिए आधा पेज छोड़ दो, संविधान की जरूरत क्यों है लिखकर, और उसमें ये पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स लिख लेना। ये यहां पर आपने लिख लिया। आगे अब फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, संविधान का, जो बच्चे अब मैं लिखवा रही हूं, और अगर आप अभी कमेंट करो इसका मतलब आप लिख तो नहीं रहे हो बच्चे, लिखो जल्दी से। संविधान का पालन, संविधान का पहला काम बुनियादी नियमों का ऐसा समूह, जल्दी जल्दी लिखना सीखो। यूपीएससी में आप देखोगे आगे जाके कि आप सोचोगे कि मैं कितनी स्पीड से लिख लूं, है ना, 3G 4G 5G स्पीड पकड़ोगे। संविधान का पहला काम बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों के बीच में न्यूनतम समन्वय, समन्वय शब्द टफ लग रहा हो तो तालमेल लिख लो, न्यूनतम समन्वय या तालमेल बना रहे। तो संविधान का ये तो पहला काम हो गया। अब चलो दूसरा हम काम देखते हैं। देखो बच्चे, हमने ये तो देख लिया कि बुनियादी नियम बना लो, पर ये बुनियादी नियम बनाएगा कौन, तय कौन करेगा, निर्णय कौन लेगा? तो संविधान का पहला काम तो देखा कि भाई कुछ रूल्स बना लो जिससे कोऑर्डिनेशन हो जाए, पर दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम है कि निर्णय निर्माण की जो शक्ति है वो किसके पास होगी? निर्णय निर्माण की शक्ति, निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास होगी? रूल्स कौन बनाएगा? आप तो कह रहे हैं रूल्स, कानून, कानून कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? ये बात भी तो संविधान बता दे, इसीलिए तो हमें संविधान चाहिए। तो कानून कौन बनाएगा? किसी तरह का विवाद हो गया वो कौन सुलझाएगा? पहली बात समझी कि बुनियादी नियम, क्लास के साथ साथ याद करते जाना, कल जब रिवाइज करोगे ना तो तुरंत सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी बच्चे। बुनियादी नियमों पे सहमत होना, पर ये बुनियादी नियम क्या होंगे, बुनियादी नियम कौन बनाएगा, विवाद कौन सुलझाएगा? किसी तरह का कोई विवाद हो गया कैसे सुलझेगा वो? तो दूसरा पॉइंट लिखिए, समाज में निर्णय लेने की शक्ति, समाज में, स्नेहा ABCD मत करो, आंसर लिखो, जो लिखवा रही हूं वो लिखो। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? सरकार कैसे निर्मित होगी, कैसे बनेगी? कानून कौन बनाएगा? विवाद कौन सुलझाएगा? इसके लिए हमें संविधान की जरूरत होगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, आगे चलें। अब तीसरा देखो, तीसरा ये है, पहले तीसरा लिख लो, सरकार द्वारा, तीसरा पॉइंट लिखो, अभी यहां पे बताती हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ, लिख लो तीसरा पॉइंट, सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले, सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले
कानूनों पर सीमाएं लगाएं, लिमिटेशंस, सीमाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होंगी, ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होंगी कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं करेगी। दैट मीन्स, लिख लिया तीसरा। चलो देखो बच्चे, इसका मतलब यह है कि सरकार पर क्या लगाना, कुछ सीमाएं आरोपित करना। तीसरा, सरकार पर सीमाएं आरोपित करना, लगाना। मतलब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक रेखा खींच देता है, एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है गवर्नमेंट के लिए कि आप इसको क्रॉस मत करना, डू नॉट क्रॉस। यहां पर एक सीमा खींच देता है कि भैया यहां तक लॉ बनाओ, घर के अंदर हम क्या करेंगे, हम लौकी की सब्जी बनाएंगे या करेला, वो हमारा अपना डिसीजन होगा। हम किस कलर के कपड़े किस दिन पहनेंगे वो हमारा डिसीजन होगा, है ना। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली सरकार जैसे कि ये कहे कि मनमाने तरीके से वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि नियम बने हुए हैं, सीमा लगी है ना सरकार के डिसीजंस पर, कि ऐसा नहीं कि पुलिस आए और आर्बिट्रेरी तरीके से अभी पढ़ा रहा है कोई और गिरफ्तार करके ले जाए बेवजह। तो यहां पर क्या है कि कुछ लिमिटेशंस जो है वह गवर्नमेंट पर इंपोज की गई हैं कि आप इन लिमिटेशंस के अंदर रहकर ही काम करोगे, इनको नहीं तोड़ोगे। जैसे कि कोई कह दे कि भाई आपको इस दिन आप सबको ब्लैक कोट पहन के ही क्लास जो है वह करना है, या आपको पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहन के ही क्लास को करना है, नोट्स बनाने, तभी ब्लैक पेन से लिखोगे। अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस, इस तरह की लिमिट्स जो है वह गवर्नमेंट लगाने लग जाए, तब क्या फ्रीडम रहेगी। तो यहां पर क्या है कि सरकार ना मनमाने तरीके से आप पे कोई लिमिटेशन लगा सकती है, ना ऐसा कि किसी खास किस्म के लोगों को कुएं से पानी भरने के लिए रोक दे, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि सरकार पर क्या कर दी, कुछ सीमाएं लगा दी, और जब सीमाएं लगाई तब सरकार उसका पालन करेगी। तो ये लिमिटेशंस जो है वह ये इंपोज करना, इसके लिए हमें संविधान चाहिए। सरकार पर क्या किया बच्चे, पहला हमने देखा कि समन्वय हो गया, अगली बात हमने देखी कि डू नॉट क्रॉस की जो लाइन है ये होगा, है ना। डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, इसके लिए हमें जो है वह सरकार की जरूरत, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। आपको पता है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे हम मौलिक अधिकारों में इन सभी की बातें करेंगे, अभी केवल सुन लो, तनाव मत लो, ना लिखो, हर चीज को विस्तार से लिखवाओगी। तो यहाँ पे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अभिव्यक्त कर सकते हैं खुद को, बोलकर, लिखकर, डायग्राम्स बनाकर, पेंटिंग्स कर लो, फोटो खींच लो, अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम है। अब हुआ क्या बच्चे, 1950 में मद्रास सरकार की एक मैगजीन आती थी, क्रॉस रोड, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उस पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया था क्योंकि वह नेहरू सरकार की आलोचना करता था। उस मैगजीन पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया था मद्रास गवर्नमेंट की, क्योंकि सरकार की आलोचना थी, नेहरू गवर्नमेंट की आलोचना थी, और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस प्रतिबंध को हटा दिया। तो सरकार मनमाने तरीके से नहीं कर सकती काम, है ना, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अब जैसे कि हम सब ये सोचे, जैसे आपने हुमायूं सुना, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हुमायूं क्या करता था, 7 दिन वो अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था, ज्योतिष को बहुत ज्यादा मानता था, ज्योतिष विद्या को बहुत ज्यादा मानता था, इसलिए हुमायूं अलग अलग के कपड़े 7 दिन पहनता था। अगर हम सब पे इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लग जाए, तो यहाँ पे डू नॉट क्रॉस की जो लाइन है वो सरकार के लिए खींचना, ये संविधान का काम है, ठीक है। चलो अब चौथी बात समझते हैं कि बेसिकली देखो, पहले के आप देखेंगे कि पहले की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग में बहुत अंतर है। पहले के पेरेंट्स जो है वह केवल ये बताते थे कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आज के पेरेंट्स मतलब ये भी बताते थे डेफिनेटली क्या करना है, बट आजकल के जो पेरेंट्स है वो ज्यादा ही थोड़े ओपन माइंडेड, ज्यादा पॉजिटिव तरीके से बच्चों को समझने लगे। तो यहां पर बच्चे, पहले के जैसे संविधान बनते थे ना, कि पहले के संविधानों में केवल रिस्ट्रिक्शंस को बताया जाता था कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस थे। आज जो कॉन्स्टिट्यूशंस है मॉडर्न सोसाइटीज के पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। इसमें यह भी बताया जाता है कि सरकार ये काम करे ताकि लोगों का विकास हो, है ना। तो चौथी बात आप लिखिए, सरकार को ऐसी शक्ति या क्षमता प्रदान करना, लिख लो इस बात को,
विवेक, स्नेहा, दीक्षा लिखिए। सरकार को ऐसी शक्ति व क्षमता प्रदान करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। एस्पायरेशंस, कहते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट है। सरकार को ऐसी शक्ति और क्षमता प्रदान करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। ठीक है, जैसे कि भारत की आकांक्षा है कि समानता वाला समाज हो, इक्वालिटी हो। आपको पता है, आपने दक्षिण अफ्रीका का नाम सुना? दक्षिण अफ्रीका में बच्चे बहुत ही ज्यादा अपार्थाइड लॉ थे, दैट मींस नस्लीय भेदभाव बहुत ज्यादा था। रंग के आधार पर जो समाज में रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो डिवाइड थे। अच्छी सड़क है, अच्छी भूमि है, गोरे लोगों के लिए है। खराब सड़क है, बंजर भूमि है, नॉन वाइट पीपल्स, काले लोगों के लिए है। वहां पे 20 और 30% वाइट थे, गोरे थे, बट सरकार उनकी थी, और बाकी जो 7 और 70% जो काले लोग थे वो एक तरह से शोषित थे वहां के। ठीक है, उनपे जुल्म हो रहा था। तो वहां पर क्या था बच्चे, अपार्थाइड लॉ से जो सरकार है वह चल रही थी, है ना, और नस्लीय भेदभाव था। तो वहां के लोगों की कैसी आकांक्षा थी, क्या एस्पायरेशंस थी? वहां के लोगों की एस्पायरेशंस थी कि हमें बेसिकली एक ऐसा संविधान मिले जो कि समानता को स्थापित करे, इक्वालिटी को स्थापित करे, है ना। तो जब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आता है, मतलब विच वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे पास अब तक के संविधान थे, सबसे ज्यादा एक बहुत अच्छे संविधान के रूप में सामने आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। और वहां पर यह था कि एक बीच जो सुंदर है वो बीच गोरे लोगों के लिए है ना, अच्छे रिसोर्सेज, अच्छे स्कूल्स गोरे लोगों के बच्चों के लिए, इस तरह की चीजें थी। तो यहां पर वहां के लोगों की आकांक्षा क्या थी कि ये जो अपार्थाइड लॉ है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हटा दिया जाए। आपको बताए हमारे देश में भेदभाव और यूएसए में जो भेदभाव है वह किस आधार पर है? हमारे देश में आपको जातिगत बंधन दिखते हैं, जातिगत भेदभाव, है ना, धर्म भी है बट जातिगत और इस तरह के भेदभाव आपको ज्यादा दिखते हैं। यूएसए में देखें तो वहां पर व्हाइट एंड नॉन व्हाइट है, व्हाइट एंड नॉन व्हाइट है, गोरा और काला। ठीक है, उस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन चलता है। लेकिन आपने क्रिस गिल को जानते हैं आप? क्रिस गिल का मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी, उन्होंने लिखा कि मैं चाहूंगा कि मेरी जो बेटी है वह इंडिया में रहे, क्योंकि इंडिया में मैं इस तरह का कोई भेदभाव नहीं देखता गोरे और काले लोगों के बीच में। हमारे देश में ठीक है, प्रायोरिटी हो सकती है, हम सुंदर का मतलब रंग गोरा समझ सकते हैं। आप अगर मैट्रिमोनीज के जितने भी आप इस तरह की चीजें देख लीजिए, कुछ अगर मैं बात करूं कि बायोडेटा जब शेयर करके घर में अरेंज मैरिजेस होती हैं तो उसमें लिखा होता है रंग गेहुआ, रंग गोरा। अगर सबसे पहले आपको प्रेफर करना हो कि किस प्रोफाइल को आप करेंगे, किससे कहां मिलने जाएंगे, तो आप देखेंगे कि रंग गोरा होना चाहिए। हमारे देश में सुंदरता का एक मानक रंग गोरा हो सकता है, लेकिन इस आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि सरकार कहे कि नहीं भैया यूपीएससी में आईएएस तो वही बनेगा जिसका रंग साफ होगा, जो सांवला होगा उसको तो कोई और आईएएस आईपीएस नहीं मिलेगा, कोई और कलर, कोई और जो जॉब है वह मिलेगी। हमारे देश में ये नहीं। हाँ, जातिगत है, अब तो खैर वो भी ढीले हो रहे हैं थोड़ा सा, जो डिस्क्रिमिनेशन जिस आधार पर हम देखते हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी, एजुकेशन, हर चीजें आगे बढ़ती है, वैसे वैसे जातिगत, धर्म, इन सारे जो बंधन है वह ढीले होते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में कुछ अलग तरीके की असमानताएं हैं। तो हमारा समाज चाहता है कि इक्वालिटी, समानता स्थापित हो, ऐसा संविधान हो। हमारे संविधान में समानता को बहुत अच्छे से व्याख्या किया गया। और इवन जब हमें मौलिक अधिकार दिए गए, उन मौलिक अधिकारों में सबसे पहला जो अधिकार था वो था समानता। अभी 14 अप्रैल को क्या है? 14 अप्रैल को क्या है, क्या था मीन्स? डॉक्टर अंबेडकर जयंती, डॉक्टर अंबेडकर उनकी बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, जिसे कि इक्वालिटी डे के रूप में भी हम मनाते हैं। उन्होंने ज्यादातर आपने देखा कि अपने जीवन के पूरे दौरान, जीवन के दौरान बहुत संघर्ष किया वुमेन्स के लिए, वर्कर्स के लिए, दलित दमित शोषितों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको उठाने के लिए बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने। तो वहां पर हम क्या इक्वालिटी डे जो है वो उसको मनाते हैं। ठीक है, उस दिन को हम इक्वालिटी डे के रूप में भी मनाते हैं। और उन्होंने इस बात को कहा बच्चे कि जब तक हम समानता को स्थापित नहीं करेंगे तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा।
जब तक हम समानता लेकर नहीं आएंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिल सकता। अच्छा देखो, हमें स्वतंत्रता मिल जाती, समझना है इस बात को, अगर हमें स्वतंत्रता मिल जाती तो वो जमींदार भी स्वतंत्र होता जिसके पास 100 गांव है, और 100 गांव के जो किसान थे उसने अपने यहाँ उनकी जमीनें ले लेके अपने यहाँ बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, जबरन श्रमिक करा, तो वो भी तो स्वतंत्र था अपनी जमींदारी दिखाने के लिए। अगर हम समानता सुनिश्चित नहीं करते तो डेफिनेटली एक जो वर्ग है ना, वह दूसरे वर्ग को अपने अंडर कंट्रोल ले लेता, उसका शोषण कर लेता। तो स्वतंत्रता के पहले क्या जरूरी थी? समानता। समानता अगर नहीं मिलती, देखो दोनों मूल्यों में दोनों बराबर है, ये नहीं कह रहे कि स्वतंत्रता जरूरी नहीं, केवल समानता लेके आओ। स्वतंत्रता के बिना तो काम चलना ही नहीं है, बट समानता के बिना नहीं चलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे? स्वतंत्रता के पहले वो समानता की बात, उनकी गांधी जी से लड़ाई इसी बात पे होती रहती थी। अब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब आप इनकी विचारधारा की लड़ाइयां पढ़ते हैं, जैसे कि यूपीएससी पॉलिटी में भी पूछ लेता है कि मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों किस बात पे सहमत थे, या दोनों किस बात पे सहमत थे। इसलिए मैंने कल जब पॉलिटी में ये बताया आपको कि फादर ऑफ पॉल साइंस कौन थे, तब मैंने आपको 3-4 विद्वानों को पढ़ाया कि कोई कहता है कि राज्य की जरूरत इसलिए क्योंकि मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए हिंसात्मक है, भेड़िया है, ये बात कही ना थॉमस हॉब्स ने, इसलिए हमें राज्य चाहिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट बच्चे आपको अवेयर रहना है, ऐसा नहीं केवल पॉल साइंस में ही हमें ये पढ़ने हैं, ये हमें उतने पॉलिटी में भी पढ़ने, जिससे जीएस में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारा काम होना चाहिए, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस निकलना चाहिए। तो यहां पर जैसे गांधी और अंबेडकर के बीच में हमेशा इस बात को लेकर जो लड़ाई है वह लगी रहती। गांधी जी कहते थे पहले स्वतंत्रता, अंबेडकर कहते थे पहले समानता। लेकिन जब हमें स्वतंत्रता पहले मिल गई, अंग्रेजों भारत छोड़ो हो गया 1947 में, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्टेटमेंट सुनो। उन्होंने कहा कि हम अब एक ऐसे दो राहे पे खड़े हैं, दो रास्ते चले गए। एक तरफ का जो रास्ता है, एक तरफ का जो रास्ता है वो हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे गया, आगे हम बात करेंगे राजनीतिक समानता की, जब समानता की बात करेंगे तब समानता के सारे आयामों को समझाऊंगे। तो हमें राजनीतिक रूप से तो समान कर गया सब लोगों को, पर हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम असमान ही रह गए। तो हम क्या है बच्चे, एक दो राहे पर आ गए। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि पहले हम जातिगत समानता, इन सारी चीजों को दूर करें और उसके बाद स्वतंत्रता की बात करें। गांधी जी उसको घरेलू मुद्दा मानते थे कि ठीक है वो बाद में सॉल्व होगा, पहले बाहर वालों से निपटते हैं। तो यहां पर क्या देखा हमने, चौथा जो हम पढ़ रहे हैं कि लिख लो, इसको लिख लिया ना आपने, कि सरकार को एक ऐसी शक्ति व क्षमता प्रदान करें जिससे जनता की आकांक्षाएं पूरी हो और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो। तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, एस्पायरेशंस जो है वह फुलफिल करना। समानता न्याय की बात देखो, जो भी मैं क्लास में कह रही हूं बच्चों, उन चीजों को भी थोड़ा याद रखना, समझने की कोशिश करना, जो चीजें मैं लिखवा रही हूं वहां से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एक और बात, मैं एक क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा, मैं उस क्वेश्चन को देख रही थी। उसने कहा कि मैम संविधान हमें केवल राजनीतिक पहचान दे रहा है, एक जगह नैतिक पहचान लिखा तो उसने क्रॉस कर दिया था। मैंने कहा भाई नैतिक पहचान भी देता है, संविधान आपको नैतिक पहचान भी देता है। हमें बुनियादी पहचान तो देता है क्योंकि हम कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होते हैं हम सब, तो हम सबकी एक तरह से बुनियादी पहचान एक हो गई। तो हमें बुनियादी नियमों पर सहमत कराता है, कुछ बुनियादी पहचान प्रदान करता है, सामूहिक पहचान हमें प्रदान करता है। तो केवल नियमों का समूह नहीं है ये नैतिकता भी, नैतिक नियम भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो नैतिक सिद्धांतों पर भी ये शामिल होगा। तो बुनियादी नियम चौथा लिख लो, संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होती है, ये फिफ्थ है ना। संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है, बुनियादी नियम और सिद्धांतों पर सहमत होकर, बुनियादी नियम और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं, और ये हमें नैतिक पहचान भी देता है ना। केवल राजनीतिक नहीं है, हमें नैतिक पहचान भी, पॉलिटिकल प्लस एथिकल। क्लियर, लिख लिया आपने बच्चे, हो गए आपके नोट्स। तो आपका आधे पेज में ये बन गया है ना,
और अब बाकी आपने लिख लिया। चलिए अब हम आते हैं संविधान के प्रकारों पर। संविधान के प्रकारों की हम बात कर लें। कितने तरीके के जो संविधान है वह हो सकते हैं, कितने तरीके के संविधान हो सकते हैं, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे कि मैंने कहा कि भाई यूएसए ने कहा कि जो यूके यूके है, ब्रिटेन कह रहा है कि हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें तो याद है, हम तो बॉस हैं। तो यहां पर यूके क्या कह रहा है? यूके कह रहा है कि हमारे पास पुरानी परंपराएं हैं। यूके कह रहा है कि हमारे पास कुछ पुरानी परंपराएं हैं। समझने के लिए सारे एग्जांपल्स को मैंने रखा है। ब्रिटिश संविधान कहता है कि हमारे पास पुरानी परंपराएं हैं, हम उन्हीं से काम चला ले रहे हैं। 30% संसद का मूड है, संसद जिस तरीके से चाहती है वह अपने रूल्स बना लेती है, संसद का मूड है। 20% अच्छे व्यवहार की हम उम्मीद कर लेते हैं और इसलिए हमें संविधान को लिखने की प्रॉपर जरूरत नहीं है, हमारे पास एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो अगर हम देखें कि भाई वो लिखित है या फिर नहीं है, इस आधार पर संविधान दो तरह के हैं, एक लिखित है, एक अलिखित है। ठीक है, तो यहां पर यूके की संसद क्या कहती है? यूके में हम देखेंगे, यूके में संविधान तो नहीं है, वहां पे जो संसद है उसकी सर्वोच्चता है, जो संसद कह देगी वो होगा। पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। यूपीएससी ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संसद और अगर हम ब्रिटेन की संसद की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है। हालांकि हमारी जो ये संसद की व्यवस्था है ना, ये हमने अपनाई ब्रिटेन से ही है, क्योंकि जब उन अंग्रेजों ने हम पे 200 वर्ष शासन किया, बाद में जब उन्होंने इन व्यवस्थाओं को हमारे देश में स्थापित किया, धीरे धीरे करके हम अभ्यस्त हो गए थे। हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था वहां से अपना जरूर, लेकिन हमारे देश में जो सुपरमेसी है, जो सर्वोच्चता है, वह संसद की नहीं है, संविधान की है। लेकिन ब्रिटेन में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद इतनी, अगर विश्व में कोई संसद सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो ब्रिटेन की है। ब्रिटेन में किसकी सुपरमेसी है? पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, संसद की। कहा जाता है कि वहां की संसद किसी महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है, बता भी सकती है, इवन बना नहीं सकती, बस ये नहीं कर सकती वो, मतलब वो सब कुछ कर सकती है। कहा संसद का मूड जैसा होगा वैसे नियम बन जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है लिखने की। मतलब टेक्निकली ये कहा जाता है कि अगर संसद ये कह दे कि बिल्ली वहां की प्रधानमंत्री बन सकती है तो टेक्निकली तो भाई बन सकती है, क्योंकि संसद ही सर्वोच्च है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो यहां पर बच्चे क्या है कि हमने दो टाइप्स की यहां पर अब तक बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो आपका होगा रिटन, एक होगा आपका अनरिटन। आपका लिखित संविधान है और आपका अलिखित संविधान है। याद रहेगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है? एग्जाम्पल्स भी बच्चे आपको लिख लेने हैं, यहां पर एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए कि अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो भारत और अमेरिका, ठीक है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो यहां पर यूके है, ब्रिटेन। याद रखो आगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा जो हम कंपैरिजन करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम या तो यूएस से करते हैं या ब्रिटेन से करते हैं। बस इन दोनों देशों का कंपैरिजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिटन एंड अनरिटन, बिल्कुल सही कहा पलक आपने, ठीक है। नहीं 6 टाइप नहीं है दीक्षा, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं। तो यहां पर लिखित संविधान है। रिटन का मतलब होगा कि एक औपचारिक रूप से आपके पास लिखित संविधान है, मतलब एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, औपचारिक रूप से लिखित है, आपके पास एक बुक है। रिटन का मतलब हुआ लिखित, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, इतनी इंग्लिश भी लिखनी है, ठीक है। एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक औपचारिक दस्तावेज है। मतलब आपके पास एक बुक है, औपचारिक दस्तावेज है, आपके पास एक बुक है जिसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक बुक है जिसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, एक में सब कुछ लिखा हुआ है।
तो भारत व अमेरिका के पास है लिखित औपचारिक दस्तावेज, लेकिन हाँ इन दोनों में वही अंतर है कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को आप चाय पीते पीते खत्म कर दो। ओरिजिनली बच्चे जब ये लिखा गया था, मैं आपको इसके कुछ फैक्ट्स बताती हूँ, जब ये लिखा गया था दैट टाइम, तो ये 1787 में फर्स्ट मॉडर्न किसी अगर स्टेट के द्वारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन रूप में अपनाया गया था वो था यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन 1787, और आज देखो 2025। तो स्टार्टिंग में तो बच्चे ये जो है वह एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट था, मतलब एक बुक में डॉक्यूमेंट्स लिखा एक बुक में लिखा हुआ था, ये जैसे एक बुक थी जिसे कि हम कह सकते थे कि ये जो बुक है वो संविधान है ना। एक बुक इस तरीके से थी जिसे हम ये कह सकते थे कि भाई ये जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर ये बुक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है आपके पास, और ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट भारत के पास भी है, यूएस के पास भी है, बस अंतर थोड़ा सा ज्यादा है। उसको चाय पीते पीते खत्म कर सकते हो, यहाँ 2-3 टाइम का आपको खाना जो है वह लग जाएगा अगर आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फिर बाद में आप देखेंगे कि पहले तो 4 पेज का था मूल रूप से, आगे जाके अब वो 20-30 पेज का है। एक बार मैंने पढ़ने के लिए निकाला था, यूं इस तरीके से उसको पढ़ा जा सकता था, एक सिटिंग में आप उसको खत्म कर सकते थे, 20-30 पेज तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। तो 7 आर्टिकल्स है, 27 अमेंडमेंट्स है, 27 संशोधन अब तक हो चुके हैं। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह क्या, इंसाइक्लोपीडिया है, पूरी एक पूरा हम कहें कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की पूरी लिखी हुई है, ठीक है। एक डिक्शनरी है, वो पॉकेट है, पॉकेट में आ जाएगा, जैसे कोई पॉकेट में नहीं आप छोटी मोटी चीज रख लेते हैं, बस उसी तरीके से यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यही बात आपको याद रखना है कि वहां का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जहां 4 पेज का था और उसमें कुछ हजार शब्द होंगे, वहीं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो शायद 1,17,000 के आसपास वर्ड्स है। ये आगे मैं इनके आपको डिफरेंसेस बताऊंगी, ठीक है। अब देखो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने भी ब्रिटेन का देख लिया कि ब्रिटेन का ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखा है, पुरानी परंपराओं से देश चल रहा है, कोर्ट के कुछ आदेश है उनसे देश चल रहा है, संसद तो है ही नियम बनाने के लिए। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली कंपोनेंट ऑफ वेरियस सोर्सेज होते हैं, कि बहुत सारे आपके पास सोर्स होते हैं, बस आपके पास कोई एक बुक नहीं होती, एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि उनके पास कुछ लिखित फॉर्म में है, नहीं, ऐसा नहीं है, पुरानी परंपराएं हैं, पुराने जजमेंट्स हैं, उन सब से देश चल रहा है। तो यहां पर बच्चे आप ये देखेंगे अनरिटन का मतलब है कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉट इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, नॉट इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। अलिखित है, बहुत सारे इसके सोर्स हो सकते हैं, बस एक में नहीं लिखा है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट और हम कौन सा टाइप देखें। अच्छा, एक टाइप मैं आपको बताती हूं, एक टाइप होगा फ्लेक्सिबल, एक टाइप होगा रिजिड। कुछ लोग हैं नहीं हमारी तो प्रतिष्ठा है, परंपरा है, हम नहीं बदलेंगे टाइप से, है ना। तो कुछ ऐसे हो गए जो कि एकदम रिजिड है, जिसमें चेंजेस करना आसान ही नहीं है। तो अगर हम रिजिड की बात करें, अच्छा इसका फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, लचीला जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीला फ्लेक्सिबल का मतलब है ओपन टू चेंज, आसानी से इसमें बदला जा सकता है। रिजिड का मतलब है कुछ ऐसे संविधान होते हैं जो कि कठोर होते हैं और इसमें आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता। इसमें आसानी, लिख लो भैया इस चीज को लिख लो, है ना, यहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चे। इजराइल पे बात करेंगे बच्चे, अभी अंचल इजराइल पे बात करेंगे, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अभी हम समझेंगे, धर्म से जोड़ के समझेंगे कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कैसा है, थियोक्रेटिक है, बेस्ड ऑन रिलीजियस बेसिस, धर्म के आधार पर है, हम बात करेंगे, ठीक है। ये सब की बात हम करेंगे, ईरान वगैरह की। अभी रुको, यहां आ जाओ पहले। फ्लेक्सिबल का मतलब है बच्चे कि जिस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आसानी से बदला जा सके, आसानी से बदला जा सके। जैसे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल यूके, ब्रिटेन, आसानी से बदल दो, पूरा बदल दो, जैसे कि कोई नई विधि आ रही हो, नया लॉ आ रहा हो, पुराना हटा दो, नया ले आओ। बट अगर हम बात करें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का, कि इसमें आसानी से बदलाव नहीं होगा, बदलाव के लिए विशेष प्रक्रिया होगी, परिवर्तनों का ये आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, विरोध करेगा, विशेष प्रक्रिया से परिवर्तन होगा, विशेष प्रक्रिया से
परिवर्तन होगा। रिजिड, रिजिड है वो, रिजिड है, रिजिड है मतलब उसको समझाना आसान कहाँ है ना, रिजिड है वो तो अपनी बात पर। तो यहां पर बच्चे रिजिड का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आप जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो एक विशेष प्रक्रिया होगी, टफ होगा कंपैरेटिवली चेंज करना। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि यूएस का है, और फिर भी उसमें 27 तो अब तक अमेंडमेंट्स हो ही गए ना। और फ्लेक्सिबल मतलब जो भी कैन बी इजिली चेंज और मॉडिफाई, जिस संविधान को आसानी से बदला जा सके। इनकी एक विशेषता है, फ्लेक्सिबल और रिजिड का सामना फिर से होगा जब हम संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे, तब आपका सामना फिर से एक बार इन दोनों शब्दों से होगा। अभी आगे चलते हैं। और नेक्स्ट यहां पर मैं आपको बताती हूं कि एक और टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसे कि हम कहेंगे मोनार्कियल। व्हाट इज मोनार्कियल? कहीं कहीं राजा महाराजा भी तो होते हैं। राजाशाही, जहां पर बेसिकली राजा का शासन हो, मोनार्कियल। हालांकि जैसे कि हम कनाडा की बात करें, वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है, संविधान में लिखा हुआ है राजा की क्या शक्तियां होंगी, कहां तक पावर होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होंगे जो कि कैसे होंगे बच्चे, मोनार्कियल होंगे। मोनार्कियल होंगे, राजा का वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्नाइज अ मोनार्क, राजा होगा, ठीक है, वो मोनार्कियल होंगे। अब देखो एक और कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप, दैट इज रिपब्लिक। इंडिया में क्या है, राजा महाराजा है या फिर राष्ट्रपति हैं? रिपब्लिक का मतलब क्या होगा? रिपब्लिक का मतलब है जहां का बेसिकली जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, वो एक इलेक्टेड व्यक्ति होगा। आगे रिपब्लिक जो वर्ड है, प्रस्तावना को जब हम समझेंगे तब हम इस वर्ड को समझेंगे। जब हम बात करेंगे प्रस्तावना की तब हम रिपब्लिक वर्ड को समझेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो सकता है जो कि रिपब्लिक हो, गणतंत्र हो, जिसमें कि हेड ऑफ द जो स्टेट है वह इलेक्टेड होगा, जैसे कि राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखो एक टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, दैट इज यूनिटरी। व्हाट इज यूनिटरी? एकात्मक, और एक होगा जो कि होगा फेडरल, संघात्मक। संघात्मक पर पूरी एक क्लास है, ठीक है। संघात्मक, एकात्मक, गणतंत्र, अध्यक्षात्मक, इन सब पर जब हम शासन की प्रणालियों की बात करेंगे, शासन की पद्धतियों की बात करेंगे, तब एक बार हम इन सबको बहुत विस्तार से समझेंगे कि संघात्मक मतलब क्या है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है ना। यूनिटरी का मतलब क्या है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। तो बच्चे जब हम बात करेंगे संघात्मक की, पहले यूनिटरी पे आते, एकात्मक। एकात्मक से आपको क्या समझ में आ रहा है? एकात्मक से का मतलब हमें ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कि कहीं पे चीजों को एक करके रखा गया हो। दैट मीन्स जो पावर्स है वो सेंट्रलाइज किए गए हैं, जो पावर्स है, जो शक्तियां हैं, उसका केंद्रीकरण किया गया है, किसी एक जगह पर ज्यादा शक्तियां रखी गई हैं। सो जहां पर बात की जाएगी सेंट्रलाइज्ड पावर इन वन गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी। सेंट्रलाइज्ड पावर वन गवर्नमेंट, मतलब यहां पर क्या है बच्चे कि शक्तियों का आपने क्या किया, केंद्रीकरण कर दिया। शक्तियों का आपने केंद्रीकरण कर दिया किसी एक सरकार में। शक्तियों का केंद्रीकरण किसी एक सरकार में करना, यही शब्द आपको लिखना है, ये एकात्मक संविधान हुआ। कुछ संविधान ऐसे हैं जो कि कैसे बच्चे, फेडरल हैं, फेडरल हैं, ठीक है। लिख लीजिए बच्चे। मधु आप एंड बाकी बच्चों को आप सभी को क्लासेस को लेके कंफ्यूजन हो रही, कब क्लास कौन सी होगी। आप सभी को टाइम टेबल सब शेयर किया गया होगा ना, कि कब एक सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, कब दो सब्जेक्ट की क्लास चलेंगी, सारी चीजें आपको शेयर किया हो गया ना। अच्छी बात है वैभव, और सारी चीजें क्लियर हैं तो ओके। अब तक जो बता रही हूँ वो क्लियर है, समझ आया? यस पे क्लिक कर दो अगर समझ में आया, वरना आप मुझे कमेंट करके बता दें। एक दो आपके टाइप और बचे, तब तक आप कमेंट कीजिए,
मैं आपको आपके जो कमेंट्स है मैं देख लूंगी, ठीक है। चलिए, एक होता है बच्चे थियोक्रेटिक। व्हाट इज थियोक्रेटिक? कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि धर्म पर आधारित होंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होंगे जो कि धर्म पर आधारित होंगे, उन्हें हम थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉ। धर्म जो कहता है उस हिसाब से। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूं। जैसे कि देखो, सरकार जो है उसमें धार्मिक नेता होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम, किसी बच्चे ने ईरान लिखा था, ईरान बच्चे जो है ना, ईरान वो शिया इस्लाम पर आधारित है। शिया सुन्नी आपने देखा होगा, सुना होगा। ईरान जो है वह शिया इस्लाम पर आधारित है ना। इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल अगर हम बात करें, वेटिकन सिटी। जैसे कल हम सिटी स्टेट की बात कर रहे थे कि अगर आज भी हमें मॉडर्न सिटी स्टेट देखना हो तो यहाँ पर वेटिकन सिटी की हम बात कर सकते हैं, जो कि पोप का साम्राज्य है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच्चे, जैसे हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में क्या है कि जो कुरान है, जो मोहम्मद साहब की जो सुन्नत है, उन वही देश का संविधान है। जो सुन्नत है वही देश का संविधान है, जो कुरान है वो देश का संविधान है। तो धर्म पे आधारित हो गया ना संविधान, तो वो क्या होगा, थियोक्रेटिक होगा। ईरान है, हमने वेटिकन सिटी की बात कर ली, मैंने अभी सऊदी अरब का आपको एग्जांपल दिया। अब सऊदी अरब में क्या होता है ना, सऊदी अरब में अगर रमजान का महीना चल रहा होता है तो आप सार्वजनिक रूप से जब तक कि सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक आप खाना पीना नहीं खा सकते। सार्वजनिक रूप से, ऑब्वियस सी बात है, घर में खा लेते होंगे ऐसे लोग जो कि रमजान नहीं रखते होंगे, तो खाना पीना नहीं खाएंगे आप, कोई धूम्रपान नहीं कर सकते। तो ये सऊदी अरब का नियम है, ये धर्म का नियम है, तो ये संविधान का नियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा वहां पे एक और कॉन्सेप्ट है, जो कि धर्म इस बात को कहता है, इस्लाम इस बात को कहता है कि एक महिला के लिए एक पुरुष अभिभावक का होना बहुत जरूरी है, चाहे वह पति हो चाहे वह पिता हो, है ना, चाहे वह उसके बाद बेटा हो। एक महिला पर एक जो पुरुष अभिभावक है वो होगा। ये बात यहाँ पर आप देखेंगे कि सऊदी अरब में अभी जाके जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, ये सारी परमिशंस महिलाओं को दी गई हैं सऊदी अरब में। और इवन शायद 15-16 के बाद वहां पर महिलाओं को जो वोटिंग राइट्स है वह दिए गए हैं, बहुत अधिकार कम दिए गए, क्योंकि इस्लाम में ही काफी कम अधिकार दिए गए। एक बात तो समान है सभी धर्मों में, कि सभी धर्मों में समानता के साथ महिलाओं के लिए असमानता का व्यवहार किया गया है। इस बात पे सभी सहमत थे कि महिलाओं को तो भैया कम ही अधिकार देने, है ना। तो यहाँ पे महिलाओं को एक पुरुष अभिभावक की आवश्यकता होगी, ये बात कही जाती है सऊदी अरब में, क्योंकि ये धर्म पर आधारित है, थियोक्रेटिक है, ठीक है। सार्वजनिक रूप से वहां पे ऐसी सजाएं दी जाती है, जैसे कि इस्लाम में सर कलम कर दिया, कोड़े मारे गए, इस तरह की सजाएं वहां चलती हैं। तो जब हम बात करेंगे बच्चे थियोक्रेटिक की, चूंकि एक बच्चे ने ईरान के बारे में पूछा था तो मैंने सोचा थोड़ा विस्तार से आपको बता दिया जाए। वो थियोक्रेटिक स्टेट होगा जो कि धर्म की शिक्षा, धर्म के जो आपके जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, अगर उस पर बेस है आपका संविधान, उससे आपका देश चल रहा है, तो है ना। तो रिजिड मतलब संविधान में संशोधन मुश्किल है, फ्लेक्सिबल मतलब इसमें जो संशोधन है आसानी। एक बार फिर से पूछ लो बच्चे, कुछ आपको समझ ना आ रहा हो तो एक बार प्लीज पूछ लो। चलो, तो एक बार मैं आपसे जल्दी जल्दी बता दूं कि हमने देखा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपके पास एक औपचारिक दस्तावेज में संविधान लिखा हुआ है। दूसरा हमने देखा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित, जिसमें कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट में चीजें नहीं लिखी गई है। तीसरा हमने देखा फ्लेक्सिबल है, लचीला है, मतलब संशोधन करना आसान है, ओपन टू चेंज। रिजिड है मतलब संशोधन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मोनार्कियल है, राजाशाही है, रिपब्लिक है, ठीक है। तो यहाँ का हेड कैसा होगा, यहाँ का जो प्रमुख है वह कैसा होगा, इस पर बेस्ड है। यूनिटरी है, फेडरल है। फेडरल है तो यहाँ पे बंटवारे, शक्तियों के विभाजन की बात की जाएगी। फेडरल का मतलब है डिवाइड पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल जो भी गवर्नमेंट होगी। जैसे कि हमारे देश में क्या है, चलो और मैं इसको लिखवा देती हूँ कि फेडरल मतलब एक होगी जैसे कि राष्ट्र की सरकार है, या फिर हम कहें शक्तियों का विभाजन जहां पर है, ये बस लिख लो अभी। ऐसा संविधान जो कि शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो। जैसे कि हमारे देश में केंद्र सरकार के पास भी पावर है तो राज्यों के पास भी पावर है, शक्तियों का विभाजन किया गया ना, है ना।
तो यहाँ पर फेडरल हो गया, ठीक है, फेडरल हो गया। एंड थियोक्रेटिक तो जस्ट मैंने समझाया। तो यहाँ पर ये है आपके संविधान के प्रकार, ये है आपके संविधान के प्रकार। समझ में आ गया आपको? पलक कहती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फिर से बताना मैम। हाँ चलो बता देती हूँ, ठीक है मैम। टाइम टेबल पॉलिटी का क्या है बच्चे, आपको मिल गया होगा टाइम टेबल। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने कल भी आपको बताया था कि स्टार्टिंग में मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ, कल हमने राज व्यवस्था का शुरू की क्लासेस में मैं ये समझो कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ। शुरू की क्लासेस में मैं बस केवल आपको चीजों का परिचय दे रही हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पॉलिटी को पढ़ा है, और ऐसे बच्चे एकदम हम अभी तक आप कहीं का पढ़ चुके हैं मुझे नहीं पता। इस सब से मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपने अब तक क्या पढ़ा। मैं यही मान के पढ़ाऊंगी आपको कि आपने एकदम जीरो से स्टार्टिंग करी है, और यहां से जिस तरीके से आपको बेसिक से एडवांस लेकर जाना है इन 60 क्लासेस में कॉन्टिन्यूसली हमारे 2 मंथ्स क्लासेस होंगी। जब कभी ऐसी नीड लगेगी कि आपको डाउट सेशंस की जरूरत है, थोड़े से एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, क्लासेस ज्यादा भी हो सकती, कम नहीं होंगी, है ना। तो इन 60 क्लासेस में हम पूरे क्रम से चलेंगे। मैंने कल की क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी शायद इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कल की क्लास नहीं देखी। और जिन बच्चों ने नहीं देखी, स्पेशली ऐसे बच्चे जो आगे बैच कंटिन्यू करने वाले, कल की क्लास आपको जरूर देखनी है। उसमें मैंने बताया कि हमारे पढ़ने का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस एंड बाकी चीजों की मैंने चर्चा की थी, ठीक है। तो कल हमारी बात हुई थी राज व्यवस्था के परिचय की, आज हमारी बात हुई है संविधान, संविधानवाद और संविधान के प्रकारों के बारे में। कल हमारी बात होगी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाली हूं। जैसे बहुत डायलॉग से जब नायक की एंट्री होती है, आपने देखा कि जैसे कि अक्षय कुमार की कोई मूवी है, रजनीकांत की कोई मूवी है, कोई एक ऐसा डायलॉग है, उस डायलॉग से एंट्री हो रही है, बस वही जो हमारा इंट्रोडक्शन का डायलॉग है ना, प्रस्तावना, वो हमारा कल का विषय होगा, ठीक है। हम उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में। फिर हम बात करेंगे संविधान के दर्शन के बारे में। पहले संविधान को समझो, संविधान की मूल अवधारणाओं को समझो। संविधान में आपको पढ़ना क्या क्या है, संविधान की मुख्य विशेषताओं को, इसकी मूल बातों को, मूल अवधारणाओं को समझना, जैसे कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होगा, शासन पद्धति, संविधान कैसे बना, बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। संविधान पूरा स्ट्रक्चर कैसे हुआ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है। फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज, अधिकार वगैरह, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। संविधान संशोधन, आधारभूत ढांचा, संसद पढ़ना है, न्यायपालिका पढ़ना है, राज्यों के बारे में पढ़ना है, कुछ संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, पंचायती व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, सिलेबस है आपका पॉलिटी का, ठीक है। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था, कल कुछ बच्चों ने कहा भी था कि उन्हें यूपीएससी वाला का ये सिलेबस बुकलेट मिला है, पीडीएफ मिला होगा। भैया प्रिंट निकालो, जरूरत है आपकी। ये सिलेबस क्या बताता है, एक बात बताओ, किसी युद्ध में उतरे हो, पता ही नहीं है कि लड़ना कैसे है, किससे लड़ना है, कुछ पता ही नहीं है। ये आपको बताएगा कि कहाँ किससे लड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे सिलेबस आपका फर्स्ट गाइड है, फर्स्ट फ्रेंड है आपका ये। अभी पीवाईक्यू होगा बट दूसरा, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड आपका क्या है, सिलेबस। आपकी टेबल पर सिलेबस होना चाहिए। मैंने कल बताया था कि आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे 13 पॉइंट्स लिखे हुए हैं पॉलिटी के सिलेबस में। फर्स्ट जिसमें कि आपको दिखता है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, संविधान कैसे बना। फिर आपका संविधान का रूपरेखा क्या है, जिसमें कि हम प्रेम्बल को पढ़ते हैं, संघ और राज्यों को पढ़ते हैं, नागरिकता को पढ़ते हैं, संविधान में संशोधनों को पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है ना, नीति के निदेशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन की पद्धतियां, प्रणालियां क्या है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इन सबको पढ़ लेते हैं, मंत्रिपरिषद को पढ़ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ लेते हैं। संसद के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, तब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बाकी कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इन सबको पढ़ लेंगे, लोक अदालतें। लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तब पंचायती राज, शहरी प्रशासन की बात करेंगे, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं की बात करेंगे। यूनियन टेरिटरीज मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भी बाकी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए हमने कुछ स्पेशल प्रावधान किए, उसको पढ़ेंगे। इलेक्शन को पढ़ेंगे, निर्वाचन कैसे होता है, सरकार कैसे चुनेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, है ना। कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करेंगे, और कुछ और ऐसे बच जाएंगे, मिसलेनियस में पढ़ लेंगे। तो ये पीडीएफ में आपके सिलेबस है बच्चा, ठीक है। क्लियर है इतना? क्लियर है? अरे भाई मिला है, मैं एक बार और कंफर्म करूंगी। अभी 2 महीने तो भाई पॉलिटी की क्लासेस हैं, अब सिर्फ वगैरह का आप पता कर लीजिएगा बच्चे, मैं कल आपको बताऊंगी, ठीक है।
अच्छा, तो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस, वैसे मैंने आपको कल बता दिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ कि कल हमने जाना था कि भारतीय राजनीति अगर एक जंगल की तरह है, तो इस जंगल में जो हर एक संस्था, हर एक तत्व है संविधान का, वो अपनी भूमिका को निभा रहा है, जैसे कि वो एक जैविक प्रणाली, एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा हो। और यहाँ पर संविधान की जो भूमिका है इस भारतीय राजनीति के जंगल में, वो एक नक्शे की तरह है कि जिसके नक्शे कदम पर आपको चलना है। और यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका एक मुख्य गाइड की तरह होगी, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगे इसमें मुख्य शिकारी, क्योंकि उनके पास रियल पावर्स होती है। फिर यहाँ पर न्यायपालिका क्या करेगी कि स्वस्थ पर्यावरण कैसे बना रहेगा, किस तरीके से एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहेगा, उसके लिए एक सही प्रावधान करने वाले तत्व की तरह है। ये सारी विशेषताएं, सारी बातें हमें संविधान के सिलेबस को समझाती है। ठीक है, देखिए महबूब आलम ने लिखा हुआ है कि जिसको नहीं मिला वो नोटिस में जाए और वहां पे चेक करे। एक तो कल भी मैंने बताया था भैया, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, बाकी ऑप्शंस चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। व्हाट्सएप पे कुछ नया आता है कि अब उसके स्टेटस पे आ गए कि आप सॉन्ग भी लगा सकते हो अपने स्टेटस पे, देखा नहीं देखा? अगर वो पता है तो इसमें भी पता होना चाहिए, कब नोटिफिकेशन आया है, कब कहा क्या आया है, रिफ्रेश करके चेक कर लो, कब पीडीएफ आए, कब नोट्स मिला है, ये सब देखना आपकी जिम्मेवारी है बच्चे। ऑनलाइन क्लास में देखना होगा ना आपको। कल फर्स्ट क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने दें, आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। मैं कुछ आपके कमेंट्स देख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा आओ जरा, संविधान के वैसे तो प्रकारों की बात हमने कर ली, कुछ और वर्ड्स को हम समझते हैं। जैसे कि बच्चे, अगर हम बात करें ब्रिटेन की, कुछ और मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वह जानते हो कैसा है? मैंने आपसे कहा कि ब्रिटेन की जो संसद है वह सबसे ज्यादा पावरफुल संसद है। हमारे देश की संसद उतनी पावरफुल नहीं है जितनी की ब्रिटेन की है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे देश की न्यायपालिका उतनी स्ट्रांग नहीं है जितने की अमेरिका की है। अमेरिका की न्यायपालिका बहुत स्ट्रांग है, तो ब्रिटेन की संसद बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर क्या है, संविधान सबसे ऊपर है, कोई भी उससे बड़ा नहीं है, पीएम भी नहीं। अगर ऐसी बातें जिस देश में की जा रही हैं कि संविधान सबसे ऊपर है, तो ऐसे देशों में संविधान की सर्वोच्चता होगी। संविधान सुप्रीम है, कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होगी, जो कि भारत में है। नो वन कैन अबव द लॉ, चाहे राष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति क्या काम करने वाली कांताबाई हो, सब पर, सब संविधान के अधीन है, सब संविधान के हिसाब से ही चलेंगे, कोई संविधान के ऊपर नहीं है। बट जब हम यूके की बात करेंगे, ब्रिटेन की, तो यहाँ पे संसद सबसे ऊपर है। अगर वो कहेगी दिन तो दिन, रात तो रात, सोमवार को रविवार अगर वह कह दे तो वही सच है। वही बात है ना कि अगर टेक्निकली यूके की संसद ये बोल ले कि अब बिल्ली को ये राइट है कि वह पीएम बनेगा, तो टेक्निकली बिल्ली पीएम बन भी सकती है, भले शासन व्यवस्था कोई और चलाए, पर पीएम तो बिल्ली ही बनेगी। तो यहाँ पर यूके की संसद पावरफुल है, उसके यही तो कारण है कि यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में बच्चे संसद की सर्वोच्चता है। अब देखो, जैसे कि हम कहें कि हमने जो संविधान लिखा, पूरा संविधान लिखा, ठीक है, 395 आर्टिकल्स, कई पार्ट, कई अनुसूची, इन सब की बात मैं आगे करूंगी, अभी केवल समझो। हमारा संविधान बहुत लेंथी है, जैसे कि मैंने कहा लगभग 1 लाख प्लस इसमें वर्ड्स हैं। तो बाइबल जैसी एक मोटी किताब हो गई। वही ब्रिटेन कहता है कि हमने तो कुछ नहीं लिखा, बस पार्लियामेंट बोले हम संविधान माने, जो पार्लियामेंट बोलेगा वो हम संविधान मान लेंगे। तो हमने जो संविधान पूरा लिखा, हमने जाना कि हमारे यहाँ संविधान जो है वह लिखित रूप में है, भले इंसाइक्लोपीडिया हो, लेकिन ब्रिटेन क्या कहता है, हमने तो कुछ भी नहीं लिखा, हमें तो सब याद है, हम पुराने खिलाड़ी है। तो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कैसा है बच्चे? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है, ठीक है। एंड इन इंडिया, जैसे कि इंडिया ये कह दे कि हमारा जो संविधान है उसमें 1,17,000 से ज्यादा जो वर्ड्स है, बट यहाँ पे जो यूएसए वह क्या कहता है कि हमारे में तो भाई केवल 7500 वर्ड है। साइज डजंट मैटर ब्रो, क्वालिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पर क्या है
कि जो क्वालिटी है वो ज्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। मतलब आप इन चीजों से याद रखें, मैंने ये एग्जांपल इसलिए रखे कि आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो। समटाइम्स केवल एकेडमिक चीजों में आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो यहाँ पे यूएस जो है इंडिया को क्या कह रहा है कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अच्छा, क्वालिटी क्वांटिटी से मैं एक बात और आपको बताती हूँ। आप देखेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री इंडिया है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वह भारत की है। अब तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया जनसंख्या में। और ऐसे में आपको लगता है कि अब हम अगर शिक्षा की बात करेंगे, अब हम अगर भोजन की बात करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा बेस्ट क्वालिटी दे पाएंगे। लोग बहुत ज्यादा हैं, अगर आपके घर में 50 लोग आ जाएं तो आपको लग रहा है कि आप उनको 10 व्यंजन परोस पाएंगे? अगर जैसे कि मेरे ही घर में मान लीजिए कि ससुराल वाले अगर आ गए, 50 लोग आ गए, 20-30 लोग आ गए, ठीक है, क्वांटिटी और सारी चीजें तब पहले क्वांटिटी मैनेज करने की बात होगी कि बस चाय बन जाए, कैसी भी बने छोड़ो। तो यहाँ पर क्या है कि मैं क्वालिटी पे ध्यान दूंगी, क्वांटिटी पे ध्यान दूंगी, क्योंकि ज्यादा लोग हैं। कम लोग होंगे तो हाँ, एक कप चाय अगर बनानी होगी फादर इन लॉ को, तब मैं सोचूंगी कि बढ़िया सी चाय बना के इंप्रेस करती हूँ। वहां पे मैं क्वांटिटी तो मुझे ध्यान नहीं रखती, मैं केवल क्वालिटी का ध्यान रख लूंगी। तो यहां पर बच्चे जब सोचो किसी देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो, आप ये ध्यान दे पाओगे कि एजुकेशन का लेवल क्या है। अब यूएस में क्या है, यूएस के पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा है और उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो बेसिकली आप देखें कि जो क्वालिटी है वह ना दे पाए। तो यहां पर बच्चे यूएस जो है वह एजुकेशन की क्वालिटी पे फोकस कर लेता है, बट अभी हमें क्वांटिटी पे फोकस करना है, क्योंकि अभी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक शिक्षा की पहुंच नहीं है। तो पहले उन तक शिक्षा पहुंचाओ, बाद में फिर आप उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर ध्यान दो। तो हमारे देश की तो मजबूरी है, आप फ्री में गेहूं चावल बांट रहे हैं, वही बड़ी बात है। सरकार अगर आपको 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दे रही है, आप वही सोचे, आप ये सोचे कि वो आपको दूध एंड बाकी प्रोटीन की पूर्ति के लिए एग, बाकी सारी चीजें भी दे सके, वो पॉसिबल नहीं है इस देश में। क्यों पॉसिबल नहीं है? जनसंख्या ही इतनी ज्यादा, 140-150 करोड़ लोग हैं, कहां किसको क्या क्या अवेलेबल कराओगे? कितना फ्री में बांट सकती है सरकार? और उस पर भी अगर क्वांटिटी मैनेज कर लो, वही बड़ी बात है भैया। क्वालिटी तो छोड़, जैसे कि बच्चे शुरू में क्या होता है, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तब आपके लिए क्या मैटर करता है, आप जल्दी जल्दी सारी चीजों को कवर कर लो। बच्चा क्या करता है, सिलेबस को जल्दी से कवर करने की कोशिश करता है, उस वक्त वो क्वालिटी नहीं देखता। जैसे ही उसने एक बार सारे सिलेबस को कवर किया, अब वो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लेवल पे जाएगा। दूसरी या तीसरी बार जब बच्चा दूसरी या तीसरी साल जो प्रिपरेशन करते हैं, उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजीज अलग होती है। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट, जिसको कि अभी प्रीलिम्स के लिए भी मैं थोड़ा बहुत गाइड कर रही हूँ, तो उस स्टूडेंट ने मेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट टाइम मेंस था, तो पूरी तैयारी है सारी। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है कि मेंस के आंसर जो है उसको और भी बेहतर बनाओ। पढ़ सारा लिया, एक सारी चीजें एक लेवल तक आ गई, एक लेवल तक आने के बाद इंसान थोड़ा सैचुरेटेड हो जाता है ना, कि अब उसको ऊपर बेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब फिर थोड़ा सा ये बताना है कि अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगर आप आंसर कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस बेहतर तरीके से करें, आप इस तरीके से करें, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या है कि बाद में जब आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई, फिर आपने जो है वह क्वालिटी पर ज्यादा फोकस किया। ऐसा नहीं है, आपको खैर क्वालिटी क्वांटिटी सब साथ में ध्यान रखनी है, ज्यादा भी पढ़ना है और उसको समझ के साथ भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब देखो, जैसे कि हम देखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह, जब मैं संविधान की विशेषताओं की बात करूंगी, तब संविधान की वन ऑफ द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज कि वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है, सबसे बड़ा। हमने हर एक चीज उसमें लिख दी, हमने उसको इतना विस्तार से लिख दिया, हर एक चीज हमने उसमें बहुत ही लेबरेटेड तरीके से लिख दिए। तो इंडिया में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रामा प्लस डिटेल प्लस डेमोक्रेसी, हर चीज की हमने उसमें जो कुछ भी हम लिख सकते थे कि किस तरीके से काम होगा, सब लिख दिया, हर चीज को हमने लिख दिया। जैसे कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, कुछ ने कीवर्ड से काम चल गया, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जब वो अपने नोट्स बना रहे हैं, मैं अगर ये कुछ मान लीजिए मैं 2 बार भी है बोल दूं, शायद वो 2 बार लिख ले। तो यहां पर क्या, आपने अगर हर चीज को बहुत डिटेल के साथ लिखा, दैट मीन्स आपका नोट जो है डेफिनेटली बल्कि होने वाला है। कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ स्टूडेंट कैसा लिख लें कि केवल वो शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स बना ले, केवल फ्लो चार्ट बना ले, उनसे चीजें याद रह जाए, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बच्चे, हमने हर चीज की डिटेलिंग दे रखी है। जुडिशरी कहाँ क्या कर सकती है, क्या नहीं करेगी, जजेस क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करेगी, कौन किसकी नियुक्ति करेगा, हमने विवेक भी नहीं छोड़ रखा, हमने हर चीज को डिटेल में लिख दिया कि जाओ संविधान पढ़ो, वहां से जो होगा उस चीज को अप्लाई करो, ठीक है। बट यूके की बात करेंगे तो इसमें वही ट्रेडिशंस है, टी ट्रस्ट द पार्लियामेंट, बढ़िया आराम से हो जाता है इनका।
कि भाई पार्लियामेंट कह देगा कि रविवार है तो सोमवार को भी रविवार मान लेंगे, बिल्ली पीएम है चलो बना देंगे, है ना। तो वहां पर ये सारी चीजें हैं, तो वहां क्या जरूरत है लिखने की, सारी चीजें लिखने की जरूरत तो हमारे देश में है ना। क्लियर है। तो ये काफी सारी चीजें थी। चलिए दीक्षा, कोई कंसर्न है बच्चे सिलेबस को लेके, सारी चीजें कि कितना सिलेबस होगा कितना नहीं, आप टीम से बात करें। जब कभी ऐसा होगा कि हम बाकी टीम से जानकारी ले लेंगे कि कितने कब कब कैसी क्लासेस आपकी होने वाली हैं, पूरा टाइम टेबल क्या है, उस हिसाब से फिर अभी आपकी सेकंड क्लास, अभी तनाव लेके नहीं करना है, ठीक है। सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा ये सब परेशान नहीं होना है, वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए। चलिए तो बच्चे आज के सेशन में इतना ही। और दीक्षा आप मुझे मैसेज करना बच्चे, मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है मैं दूर करती हूँ। @मंजू PW यूपीएससी वाला टेलीग्राम चैनल है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके कोई कंसर्न है आप बताएं। क्लासेस के नोटिफिकेशंस PDF इस पर भी शेयर होती है, वैसे आपको एप्लीकेशन पर मिल जाती है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करेंगे, तब मैं देखती हूँ कि आपके क्या कंसर्न है। चलिए तो कल मैं आपसे पूछूंगी कि संविधान आखिर है क्या, ठीक है। संविधान है तो संविधानवाद है क्या, ऐसा जरूरी है? संविधान की हमें जरूरत क्यों है, क्यों हमें आवश्यकता है? एक हमने यूपीएससी का क्वेश्चन देखा कि आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट है, ये क्वेश्चन बेसिकली सेम क्वेश्चन, ऑप्शन को ऊपर रख दिया और स्टेटमेंट को नीचे रख दिया, इस तरीके से भी सेम इसको पोजिट करके भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है वह की। तो आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी, है ना। एंड कल के क्लास में हम एक जो स्टार्टिंग का हमारा डायलॉग है ना, जैसे कि हमने देखा कि जब फिल्म में किसी हीरो की एंट्री हो रही है तो विद एक डायलॉग होगी, बस वही डायलॉग है प्रियम्बल, और उसी प्रियम्बल के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे कि आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक भारी भरकम डायलॉग से, जो कि पूरा एक ही हम स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, जो एक पैराग्राफ से शुरू होगा, वो है प्रस्तावना, वो है प्रियम्बल, वो है उद्देशिका। इसी के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ये क्लास तो आपको यूट्यूब पर भी मिलनी है, तो कल 9 बजे यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर लाइव आ जाएं, ठीक है। चलिए सो बच्चों, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।